बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। आपके साथ आज मैं हूं ममता चोपड़ा। आज न्यूज नाइट में बिहार की चुनावी सरगर्मियों पर डालेंगे नजर, जो इस वक्त बहुत रफ्तार पकड़ चुकी हैं। गठबंधनों में सीट बंटवारे के साथ साथ उम्मीदवारों की सूची पर भी अब सबकी नजर है। करेंगे इस पर चर्चा भी और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने मुंबई को आज क्या दिया है बड़ा उपहार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पहले भारत दौरे की भी आपको देंगे विस्तार से जानकारी। दिन भर की सारी बड़ी खबरें हैं साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण और मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का किया उद्घाटन। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मुंबई हमले के समय कांग्रेस सरकार ने विदेशी दबाव में आतंकवाद के सामने घुटने टेके। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा, भारत में निवेश, नवाचार और निर्माण के लिए ये सबसे अच्छा समय। मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा दुनिया के 5 देशों की सूची में हुआ शामिल। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे पर मंथन जारी। पटना में बीजेपी की बैठक, चिराग ने किसी नाराजगी से किया इनकार। कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, महागठबंधन में वीआईपी और कांग्रेस की रस्साकशी के बीच फंसी आरजेडी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद पर हमले के बाद सियासी घमासान जारी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की घायल नेताओं से मुलाकात। ममता सरकार पर बोला हमला। बीजेपी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस समारोह में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। वायुसेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में महज 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने दी बधाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आज बड़ा उपहार दिया है, जिसका लंबे समय से इंतजार भी था। प्रधानमंत्री ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुंबई मेट्रो की लाइन 3 एक्वा लाइन के अंतिम चरण का भी उद्घाटन किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थीं, लेकिन सरकार ने विदेशी दबाव में ऐसा नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मुंबई को वो उपहार मिला जिसका इंतजार लंबे समय से था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का शुभारंभ हुआ। मुंबई का ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है। 1160 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल के साथ इसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्रियों और 32.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो की है। सतत विमानन ईंधन के लिए समर्पित भंडारण सुविधा, लगभग 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता और शहर से संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं इस परियोजना का अहम हिस्सा हैं। पीएम ने भारतीय विमानन क्षेत्र के विस्तार को सराहा। उड़ान योजना से आम लोगों की हवाई यात्रा का सपना साकार होने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, जबकि आज 160 हवाई अड्डे बन चुके हैं। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है और आज की तारीख में अकेले भारतीय विमानन कंपनियों ने 1000 हवाई जहाजों के ऑर्डर दे रखे हैं। इस विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बन रहे हैं। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे।
पीएम ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन राष्ट्र को समर्पित की। मुंबई की इस पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन पर 37,270 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसमें 27 स्टेशन हैं। कफ परेड से RAJVLR तक 33.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन से प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को लाभ होगा। पीएम ने इंडी अघाड़ी सरकार में इस परियोजना को रोक दिए जाने पर कटाक्ष किया। देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। पीएम ने 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों PTO के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन लॉन्च की। साथ ही महाराष्ट्र में रोजगार योग्यता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट सिटी के तौर पर मुंबई की भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यूपीए सरकार ने 2008 के आतंकी हमले के दौरान तीसरे देश के दबाव में आकर घुटने टेक दिए थे। पीएम ने कांग्रेस नेता P चिदंबरम के हालिया इंटरव्यू का हवाला दिया। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। पीएम ने कहा कि आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। पीएम ने युवाओं के लिए रोजगार, मिडिल क्लास के लिए GST बचत और आम आदमी का जीवन आसान करने से जुड़े अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का उद्घाटन करते हुए आज कहा कि आज भारत निवेश, नवाचार और निर्माण के लिए सबसे बेहतर स्थान है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, सरकार के अनुकूल सोच और बिजनेस के लिए जरूरी माहौल ने देश को निवेश हितैषी गंतव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने डेटा खपत के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बताया और निवेशकों को दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए ये सबसे अच्छा समय है। पीएम ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है, बल्कि ये लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है, पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है, ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके जमाने में टेक्नोलॉजी को देश में आने में कई दशक लग जाते थे। पीएम ने कहा कि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। पीएम मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 4G को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में
देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। पीएम ने कहा कि सरकार ने पुराने कानून की जगह टेलीकम्युनिकेशन के लिए नया कानून बनाया। नीतिगत स्तर पर 21वीं सदी के हिसाब से नए कानून की जरूरत थी। अब अनुमति जल्दी मिलती है और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने भारतीय कंपनियों से उन मौकों को देखने के लिए कहा जहां आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ रही है। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर का निर्माण पहले कुछ देशों तक ही सीमित था। आज 10 इकाइयां सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए देश में लगाई जा रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीखों के ऐलान के बाद अब राज्य में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। एनडीए और महागठबंधन के सभी प्रमुख दल अब सीधे चुनावी मोड में दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर तेजी से जारी रहा और अब सबकी नजर है कि कौन सा गठबंधन पहले जारी करता है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार में चुनावी तारीखें आई, तेज हुई सियासी लड़ाई, सीटों पर जारी मंथन, साथियों ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में चुनावी रणभेरी बज गई है। 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का चयन तो दूर, सीट बंटवारे पर भी पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली से पटना तक एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को लेकर भाजपा के नेताओं का कहना है कि जल्दी सीट शेयरिंग पर निर्णय आ जाएगा और नाराजगी की बात को खारिज करते हुए चिराग पासवान ने भी कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारीज फर्स्ट। 14 तारीख को फिर से प्रचंड बहुमत की यहाँ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई नाराजगी नहीं, सब प्रसन्नता से एकदम आनंद से एकदम भरे हुए हैं और कोई नाराजगी किसी और नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, हमारे पांचों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं। बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। बात महागठबंधन की करें तो वहाँ सीटों के बंटवारे के साथ ही सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर घमासान जारी है। सीएम का चेहरा होगा कौन, इसे लेकर भी भाजपा महागठबंधन पर हमलावर है। हालांकि महागठबंधन को इसका कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। उदित राज ने तो और भी स्पष्टता देते हुए कह दिया है कि होंगे तेजस्वी अपने पार्टी के चेहरे, हमारे चेहरे वो नहीं है। तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर तो लगातार वो गाना बज ही रहा है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये अब जो स्थितियां बन रही है उनके अलायंस की, मुझे तो केवल संवेदना प्रकट करनी है तेजस्वी यादव जी के प्रति। कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जिसे लेकर कांग्रेस में सूत्रों का कहना है कि बैठक में सारी सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए गए हैं, लेकिन लड़ना तो 60 सीटों के नीचे ही है। फिलहाल महागठबंधन के घटक दल तो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सीसी तो आज हो रहा है, पहले चरण के मतदान का बहुसंख्यक सीटों पर आज सीसी हो जाना है। वो सीटें सब फाइनल हो चुकी हैं, उनका हो रहा है। कुछ सीटें जो बची हैं उसका अगले चरण में हो जाएगा। हिस्ट्री तो क्रिएट होगा, एनडीए ऐसा हिस्ट्री बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। इतना सीरियस पॉलिटिक्स राहुल जी को करना चाहिए, लीडर ऑफ द पोजीशन की हैसियत से उतना सीरियस पॉलिटिक्स करते नहीं।
चुनावी गहमागहमी के बीच राजनीतिक दांवपेच भी आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी के पटना कार्यालय में वीरवार को दोपहर 2 बजे बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ वो चार्जशीट पेश करेगी। इस बीच राज्य में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चुनाव आयोग ने 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का ऐलान किया है। उनके घर पर मतदान दल भेजा जाएगा, जिससे वो अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। डीडी न्यूज ने राजधानी पटना में डीडी कॉन्क्लेव कार्यक्रम के जरिए सभी दलों को मंच देकर जनता के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल ने जीत की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच डीडी न्यूज ने राजधानी पटना में आयोजित किया डीडी कॉन्क्लेव, जहां सभी दलों को एक ही मंच पर जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। कॉन्क्लेव में आए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि बिहार की जनता राजद के जंगल राज को भूली नहीं है। 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। किसान के बेटा है, धरती की सुगंध और मिट्टी से पता कर लेते हैं कि फसल कैसी होगी। एनडीए की फसल कटेगी और भारी बहुमत से हमारी। चलिए देखते हैं, फसल तो तब कटेगी जब अच्छी बरसात होगी, वोटों की बरसात होगी। बहुत अच्छी बरसात हुई है, सामान्य से ज्यादा। इस बार पूरे देश में बारिश हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद और लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि उनके काल में बिहार में अराजकता का राज था। सामाजिक न्याय लालू जी ने गुंडा बनाया, गुंडा अपराधी बनाया, बिहार में लुटेरे बनाए। आज यदि स्वर्ण समाज का लोग गांव से जमीन बेचकर भाग रहा था तो वो लालू जी का राज था। अति पिछड़ा यदि गांव छोड़कर भाग रहा था तो वो लालू जी का राज था। और गुंडे स्थापित हो रहे थे, वो लालू जी का राज था। गुंडों को स्थापित लालू जी ने किया, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और नीतीश सरकार से ऊब चुकी है। विपक्ष ही अब असली विकल्प है। 2020 में ही बिहार ने इशारा कर दिया था। 20 में तो कोरोना काल का बड़ा कठिन चुनाव था, कोरोना काल का पहला चुनाव था और उस समय तो 19 के लोकसभा चुनाव में 39-1 था। तो एनडीए वालों को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्ष ही नहीं है। वैसे चुनाव में बिहार ने बताया कि विपक्ष नहीं, बिहार में विकल्प है और बिहार विकल्प चाहता है। बस कुछ सीटों के चलते हम लोग रह गए थे। तो जो इशारा बिहार ने किया था 2020 में, वो इस बार बिल्कुल साफ जनादेश के साथ, स्पष्ट जनादेश के साथ एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हमें तो यही उम्मीद है। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अपनी चरम पर है। कॉन्क्लेव में बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी, जन सुराज पार्टी के मनोज भारती, कांग्रेस के राजेश राठौर और प्रतिमा कुमारी दास भी शामिल हुए। डीडी न्यूज द्वारा हर चुनाव से पहले जनता के प्रतिनिधियों को मंच प्रदान करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बिहार की सियासत में हर दल अपने वादों और विजन के साथ मैदान में भले ही उतर चुका है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकतांत्रिक जंग में जनता किस पर भरोसा जताती है। सत्ता की कुर्सी पर फिर एनडीए की वापसी होगी या विपक्ष कोई नया इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बिहार के सियासी हालात पर चर्चा। बने रहें हमारे साथ। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH
अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, जिसमें अब हम चर्चा का रुख करने जा रहे हैं जो आज बिहार के चुनावी माहौल पर ही आधारित है, जिससे जुड़ा हमारा आज विशेष जो कहता है बिहार चुनावी मोड सीटों की होड़। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आरपी सिंह जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ राकेश रंजन जी आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत करती हूँ आरपी सिंह जी आप ही के साथ। ये क्यों लग रहा है लोगों को कि भैया सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर भी छोटे दलों को आवाज नहीं मिल रही है, उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा कि उन्हें सोशल मीडिया का रुख करना पड़ रहा है? जीतन राम मांझी ने जो कविता लिखी या फिर चिराग पासवान ने जो बात लिखी, उस सबके बाद कई सवाल हैं जो दस्तक देते नजर आ रहे हैं। कैसे आंकते, कैसे जवाब देंगे आप इस बात का कि छोटे दलों को सोशल मीडिया का रुख करना पड़ रहा है अपनी बात रखने के लिए? चलिए, आज नया टूल है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से अपनी बात रखने का अधिकार उनको है। परंतु मेरा जीतन राम मांझी जी ने जो ट्वीट किया उस पर मेरा एक निवेदन है उनसे, सारा बिहार आपका है, मन मजबूत रखें, मिलकर ऐसे जीत लिखें जो सब याद रखें। तो मेरा भी उनसे निवेदन है कि कोई कितनी सीटें सब तय हो जाएंगी। मेरी बात नोट कर लीजिए, अगले 3-4 दिन में ये फैसला हो जाएगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 10 तारीख को तो आरपी सिंह जी नामांकन शुरू हो रहा है पहले चरण का। आपको नहीं लगता कि देरी हो गई है और इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल देरी नहीं हुई, बिल्कुल देरी नहीं हुई। बिहार का ये नैरेटिव ही नहीं है कि कितनी सीटें कहां पड़ेंगी, सब मामला हो जाएगा। जो बिहार का मूल नैरेटिव है वो है कि नीतीश बाबू ने मोदी जी साथ मिलकर बिहार की महिलाओं की कैसे चिंता करी। 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया प्रति महिलाओं को मिला, जिसमें वह उद्यमी बन सकेंगे। महिलाओं को, बेटियों को साइकिल मिली, महिलाओं को वहां पे आरक्षण मिला 50% पंचायत के अंदर, 30% आरक्षण मिला सरकारी नौकरियों में, पुलिस की नौकरियों में। तो ये बड़ा नैरेटिव है। लोग इस बात पे वोट देने वाले, लोग इस बात पे थोड़ा कोई चर्चा करने वाले कितनी सीटें कहाँ गई। ये सब अगले 2-4 दिन में सब फैसला हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए इस बात। चलिए, हम अगले 2-4 दिन तक भी आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे इस बात पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आरपी सिंह जी ये तो बता दीजिए पेच कहाँ फंसा है? कहीं कोई पेच फंसा ही नहीं, ये आपके हिसाब से कयास है। मैंने कहा ना कि वो कह रहे 15 गांव, मैं कह रहा हूं पूरा बिहार आपका है। आप 15 गांव की बात कर रहे हैं। वो वही जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको पढ़ दूं, उन्होंने कहा था हम रात दिन एक कर देंगे मोदी जी के नाम पर, ये उनके शब्द हैं। वो चिराग पासवान जी ने कहा था मैं मोदी जी का हनुमान हूं। तो वो सब ठीक है, मतलब ये सिर्फ
हमारे यहाँ की गॉसिप है, ठीक है, टीवी डिबेट्स के लिए अच्छी गॉसिप है, अच्छा चर्चा का विषय है। चलिए मैं वापस आप आऊंगी चिंता इस मत सवाल, करिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन राकेश रंजन जी भी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। लेकिन एक बात जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों है कि महागठबंधन में अपनी डफली अपना राग जैसी एक तस्वीर उभरती नजर आ रही है। चाहे हम मुद्दों की बात करें, जहां राहुल गांधी एसआईआर की बात करते हैं तो माई बाप का एक स्लोगन लेकर तेजस्वी सिर्फ उसी की बात करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अगर सीएम चेहरे की भी बात की जाए तो राजद की ओर से तो आ रहा है कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम का चेहरा, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट कह रही है कि वो आरजेडी के लिए सीएम का चेहरा होंगे। ये जो मेरी डफली मेरा राग है, ये सीन कब तक चलेगा? क्योंकि सीट बंटवारे पर जाहिर है कि इसका पूरा सीधा प्रभाव पड़ेगा। जी ममता जी, आपको नमस्कार, पैनल में बैठे सभी साथी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आज श्री रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है और वो एक प्रखर समाजवादी और अम्बेडकरवादी खेमा के नेता रहे हैं, तो उनको नमन करते हुए बस एक ही है कि आज सारा बिहार ये पूछ रहा है कि एक तरफ रामविलास पासवान जी समाजवादी और अम्बेडकरवादी धारा को लेकर चलने वाले हैं, तो रहे हैं पूरे अपने जीवन में, और उनका बेटा मनुवादियों के खेमे में जा करके और ये कह रहा है कि मैं अपने पिताजी के सपनों को इस पर सवाल उठाने का मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई सवाल उठाया जाना चाहिए। उनके बेटे कहाँ रुख करते हैं ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है ना। राकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप चर्चा के सवाल का जवाब दें। वही उसी पे आ रहा है। दिक्कत यहाँ ये है कि उनकी आत्मा कहीं और है, शरीर कहीं और है। ये गठबंधन सिर्फ अपने अपने निजी स्वार्थों को लेकर के है और इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप देख सकती हैं, कई बार वो कहते हैं कि सरकार का समर्थन करने में उनको शर्म आती है और नहीं, ये तमाम बातें जो आप उठा रहे हो ये मेरे सवाल से कहीं जुड़ी हुई नहीं है ना राकेश जी। देखिए, जब चुनावी माहौल होता है बहुत सारे पहलू होते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है राकेश जी, लेकिन चूंकि हमारे पास सीमित समय होता है तो आपसे अनुरोध करूंगी कि जो सवाल किया गया है उस पर तुरंत आ जाइए। आप अपने खेमे की बात करें ना राकेश। सही बात महागठबंधन की जी, महागठबंधन का हर एक घटक दल, हर एक पार्टी, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सानी जी हो, बिहार की एक एक जनता, शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर और संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति एक जानता है और कह रहा है कि तेजस्वी जी अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि सत्ता जो है कोई उखाड़ फेंकना चाहती है। और सिर्फ आप कांग्रेस की और उनकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का भी हर एक नेता कह रहे हैं, मान रहा है कि महागठबंधन जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। नहीं, आपने सही कहा है। क्या सोचता आपको चाहिए? अब मेरा सवाल, अगला सवाल मैं अलग तरीके से आपसे पूछना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है, इससे सहमत है? क्या कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे? आप किसी भी नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने ये कहा, महागठबंधन के किसी भी नेता का ना जिन्होंने ये कहा कि तेजस्वी जी नहीं होंगे। लेकिन किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी ही होंगे राकेश जी, किसी ने यह भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी ही होंगे, बल्कि ये जरूर कहा कि तेजस्वी राजद का मुख्यमंत्री चेहरा है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूं कि कांग्रेस ये कह रही है कि कल दोपहर को, मेरा सवाल सुन लीजिए राकेश जी, फिर आप अपनी बात विस्तार से रखिएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि वो कल दोपहर को 2 बजे बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लेकर आ रहे हैं। क्या राजद, उन्होंने कहा है कांग्रेस के पटना मुख्यालय में ही वहां पर ये काम होगा, तो क्या राजद इससे इत्तेफाक रखती है? एकदम रखती है। महागठबंधन का कोई भी सवाल पे किसी भी पार्टी यदि कोई भी मुद्दा है और जन सरोकार से रिलेटेड है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार से रिलेटेड है और जनता के जो मुद्दे है उससे रिलेटेड है, महागठबंधन जो है एकदम से सरकार रखती है और महागठबंधन के हर एक घटक दल के साथ है और सारे घटक दल एक साथ मिल करके उसको मजबूती से रखेंगे।
चलिए ठीक, कल इसका इंतजार करेंगे, लेकिन वापस आऊंगे उससे पहले रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल सिंह जी, बात करनी है प्लीज। जी आरपी सिंह जी संक्षेप में कहिए, फिर मैं वापस आऊंगा। इनको उदित राज जी का बयान सुना दीजिए ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि उनका क्या कहना है, कांग्रेस वालों का क्या कहना है। आरपी सिंह जी, बयान तो इनको सुनाने के लिए बहुत है हमारे पास, लेकिन यहाँ हम सोच रहे थे इन्हीं की बात सुने ताकि जनता को स्पष्ट नजर आए कि कौन क्या कह रहा है। रामकृपाल सिंह जी, ये जो मैं बार बार मुद्दा उठा रही हूँ कि शायद छोटे दलों का दबाव इस बार ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों खेमों में, चाहे महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, कि सीटों पर जो खींचतान है वो बढ़ती नजर आ रही है। आप इस बार के चुनावों को इस लिहाज से कैसे आंकते हैं? क्या दबाव अधिक है इन बड़े दलों पर? देखिए ममता जी, जब भी चुनाव आता है, चूंकि गठबंधन होता है, दोनों तरफ गठबंधन है, एक एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जो भी कह लीजिए उसको, महागठबंधन। तो गठबंधन जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक क्या है कि लोग बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। सबको पता होता है जो छोटे दल हैं वो इसलिए होते हैं, वो जानते हैं कि वो तो सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, तो वो हमेशा बार्गेन करते हैं कि चलो, जैसे हम लोग कहते हैं ना गाँव में कि अगर आपको बंदूक का लाइसेंस, वो बंदूक लेनी है तो तोप का लाइसेंस अप्लाई कीजिए। ये बड़ा कॉमन है, दोनों जगह पे है। लेकिन देखिए एनडीए और महागठबंधन का जो बेसिक फर्क है, एनडीए में उस तरह की लड़ाई नहीं है जिस तरह की लड़ाई इंडिया अलायंस में है। देखिए वहां पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था उस समय जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आई, तो कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि माइनॉरिटी हमको देश के स्तर पे देखना चाहती है, राज्य के स्तर पर भी हम मजबूत हैं, वो हमारे साथ है। प्रॉब्लम ये हो गई है महागठबंधन में कि जो 20-25% का एक वोट बैंक है माइनॉरिटी का, उसके 3 माली हैं। वो जो बगीचा है उसके 3 माली हैं, ओवैसी जी है, तेजस्वी जी हैं और राहुल जी हैं। अब वो जो सीमांचल की सीटें हैं और कहां जहां भी थोड़ा सा माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जहां उनकी संख्या ज्यादा है, वो सीटों पर वो सीटें किसके पास जाएंगी, वहां एक अलग तरह का एक ये मुश्किल पड़ रही है। फाइनल क्या होता है मैं नहीं जानता। देखिए हर गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। एनडीए में इस तरह का नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक वोट बैंक हो जिसके लिए आपस में खींचतान मची हो, वहां सीटें की बात है। लेकिन इंडिया अलायंस में बेसिक बात यह है कि जो, जैसे ओवैसी ने पहले कहा था हमको दे दो, हम साथ लड़ने को तैयार हैं, नहीं दिया। अब जिस तरह से कांग्रेस, उसको ये लग रहा है कि ये माइनॉरिटी वोट ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पर वे सीटें हमको मिले जहां पे माइनॉरिटी वोट मतलब मीन्स अच्छी संख्या में है, जिसको कहते हैं माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स। जी, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर समझौता दोनों होगा। लेकिन क्योंकि दोनों के पास जो भी छोटे दल हैं उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, वो जानते हैं कि खेल बिगाड़ने के चक्कर में कहीं अपना भी खेल खत्म हो जाएगा, तो वो तो स्थिति नहीं है, अल्टीमेटली होगा। लेकिन मैं जो आज की तारीख में है ये पेच फंसा हुआ है। जी आरपी सिंह जी, एक बात ये जरूर बताइए, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इतना काम किया है जो एनडीए सरकार गिनाते भी है कि हमने बिहार में बहुत कुछ किया है, उसके बाद ऐसा क्या था कि इलेक्शंस के पास आते आते इस तरह की सौगात देनी पड़ी आपको, महिलाओं को भी, अन्य वर्गों को भी? ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि महिलाओं की चिंता नीतीश बाबू जी ने की है। पर 5 साल में पहले भी तो कर सकते थे ना। नहीं, मैं बिहार की हर बेटी को बाइसाइकिल दी क्या, चुनाव के समय दी क्या? 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में, क्या इलेक्शन के समय दिया क्या 30% जो आरक्षण दिया रोजगार के नौकरी के अंदर, क्या वो इलेक्शन के समय दिया क्या? अरे महिलाओं को उद्यमी बनाना, वहां पर 20 लाख वहां पर लखपति दीदी बनाई, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए। नीतीश बाबू जी के लिए लगातार महिलाओं की चिंता, नीतीश बाबू लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं और ये इंश्योर करते रहे कि वह
आगे बढ़े और वह उद्यमी बने, इसकी उसी दिशा में यह हुआ है। और ये अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। मैं आज आपके टीवी डिबेट में कह रहा हूँ, 10,000 रुपये नहीं, जो इनमें से अच्छा करेंगी उनको 2-2 लाख रुपए भी मिलेगा, ताकि वह अपना जो उद्यम है उसको आगे बढ़ा सके। बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो जरूरी है, और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बिहार का पर कैपिटा इनकम कुछ 6-6.5 हजार था, आज वह लगभग 80,000 के लगभग है। वो बड़ा है। तो निरंतर इकोनॉमी ग्रोथ हो और उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, इसमें क्या बुराई है? चलिए यहाँ पे ठीक है, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी एक बात को लेकर, क्योंकि आप लोग वो तो इतना कुछ विकास कर रहे हैं, कितनी योजनाएं दे भी रहे हैं, लेकिन आरजेडी से इत्तेफाक नहीं लगती। आप लोग लगातार यही बात कहते हो कि नहीं, बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में अब जब आप लोगों के पास मौका है कि चलो अब हम अपनी सरकार बनाते हैं, जोर तोड़ से आप लगे हुए हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी सीटों का अंदाजा है इस बार की राजद अपने हिस्से पे लेना चाहेगी? क्योंकि कांग्रेस के सूत्रों से संकेत जरूर मिल गया है कि भाई 60 के नीचे ही हमें तो लड़ना है। बाकी सब आप जानती हैं सीटों का नंबर, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आरपी सिंह जी जो बात कर रहे हैं, अभी जो ये 10-10 हजार रुपये देने के लिए पहली बात नहीं, आप उसमें वापस जा सकते हैं लेकिन राकेश जी आप एक सवाल का जवाब देते हुए जाइए ना, एक आंकड़ा तो रखिए सामने। कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट कर लेंगे अपने साथी बंधु के साथ? सारे सूत्र होते हैं, आपके सारे सूत्र होते हैं, तब आपको मालूम है। और थोड़ी सी धैर्य रखिए, आज कल आ जाएगा। कल चलिए, आप पत्ते खोलना नहीं चाहते, है ना? तो दूसरी बात यह है कि आरपी सिंह जो बोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी ये लोग बोले थे, पहले बोले सभी महिलाओं को मिलेगा, उसके बाद जिसको दिए उससे भी वापस लेने लगे। यहाँ तो सबको मिल गया है, बोला नहीं है। 1 करोड़ बहनों को 10,000 रुपए प्रति बहन को मिल गया है, बोला नहीं है। उनके बैंक खाते में पहुंच गया है और वह अपना उद्यम शुरू करेंगी। 10,000 रुपये में शुरू करेंगी। आपकी जानकारी के लिए सुनिए, आपने कहा तो मैं बोलता हूँ, बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को घर पर जल से अन्न मिला है। वहाँ पर 3 करोड़ 52 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। वहाँ पर 9 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है। वहाँ पर 40 लाख पक्के मकान बने हैं। एक मिनट चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। आपसे अनुरोध करती हूँ, एक सवाल मैं रामकृपाल जी से लेकर चर्चा का समापन करूंगी। एक मिनट राकेश जी 1 मिनट। रामकृपाल जी एक सवाल, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक सवाल जरूर रहता है कि इनका प्रभाव इस बार पड़ेगा। आपसे भी एक बार फिर चर्चा का समापन इसी सवाल के साथ करना चाहूंगी कि जो सीट बंटवारे की बात जद्दोजहद इस वक्त चल रही है, आपको लगता है कि इसमें भी प्रशांत किशोर कि डिसीजन कैसे लिया जाए सीट दर सीट एक फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक बात प्रशांत किशोर जी ने खुद कही थी कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए है। तो जब उसके मुखिया ही ये बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको वोट मिलेंगे। सारी चीजें एक चीज, प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, लेकिन देखिए जब क्या होता है कि दोनों तरफ वो अगर वो असर डालते हैं तो बात फिर वो न्यूट्रल हो जाती है कि आपका भी काटा आपका भी काटा, तो फिर वही होता है ना कि जिसको घलवा मिलता है वो जीत जाता है। एक बात जो आपने अभी पूछी थी कि नीतीश जी ने जो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश जी हमेशा से 2000 जब से रहे हैं, उनका लगातार वो सामाजिक और आर्थिक एम्पावरमेंट गरीबों का, महिलाओं का करते रहे। ये इसमें कोई दो राय नहीं, सभी लोग मानेंगे। रही बात ये जो पैसा देने की है, तो आरजेडी वाले जो भी है, आप याद कीजिए, खटाखट ये कहां से आया था? ये लगा कि खटाखट आपके अकाउंट में पहुंचेगा, कहां से शुरुआत? जाहिर है, अगर हम पन्ने पलटने लगे तो बहुत से उदाहरण हैं जो विभिन्न दलों के द्वारा किए गए कदमों को सामने रख सकते हैं। वक्त थोड़ा इतना सही है, पर कोई भी ऐसा नहीं है जी जो बेदाग हो या जिस पर नहीं कहा जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ आइट में यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात बंगाल में हिंसा के बाद घमासान जारी।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए बंगाल के नागराकाट पहुंचे बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर ममता सरकार पर हमला बोला है कि ये हमले टीएमसी समर्थित उपद्रवियों ने किया है। आज केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने घायल बीजेपी सांसद और विधायक से मुलाकात की। बीजेपी इस मामले में टीएमसी नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। बंगाल में सियासी हिंसा के बाद घमासान जारी। बीजेपी और टीएमसी में बवाल भारी। बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। टीएमसी बीजेपी पर ही हुई लाल। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले के मामले में बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी राज्य में घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है तो साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष से मुलाकात की। मजूमदार ने मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पर तृणमूल समर्थित उपद्रवियों ने हमला किया। हमने अस्पताल में उनसे मुलाकात की और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। खगेन मुर्मू is not so well. Till now he is facing some problems, especially having difficulties in talking. This law and order is the matter of state government. So obviously we can't do anything till at this point. But if such a situation remains, then we have to move to court. We have to move to court for the CBI and inquiry. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मंगलवार को सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने दावा किया कि कुछ भी गंभीर नहीं है। जाहिर है ममता के इस बयान के बाद बीजेपी और भड़क गई है। अभी तक एक अरेस्ट नहीं हुआ। खून के ऊपर खून निकल गया हमारे ट्राइबल लीडर। आप बोलते हैं आप ट्राइबल के साथ है, तृणमूल ट्राइबल के साथ है, एसटी के साथ है। ये आपका प्यार है, ये आपका ट्राइबल के लिए ममता है। तो बंगाल के लोग और भारत के लोग देख रहे हैं।
बीजेपी जहां बार बार इस मामले में टीएमसी नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है और प्रशासन तथा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो टीएमसी का कहना है कि उत्तर बंगाल में हुई घटना से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। पिछले 24 घंटों में टीएमसी का एक और अर्थ तालिबानी मानसिकता और कल्चर के अलावा निकल कर आता है। टी फॉर ट्राइबल पर अत्याचार, एम फॉर महिला पे अत्याचार और सी फॉर सिटीजन हुए पूरे लाचार। They went to the area without any information to the local police. Local people know that funds have been stopped. What arrests? Who? It was a spontaneous protest by the people. गौरतलब है कि खगेन मुर्मू पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमला किया था जब वो 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। हमले के दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच त्रिपुरा में टीएमसी के राज्य कार्यालय पर कथित तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसके बाद पार्टी का पश्चिम बंगाल से एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह कोलकाता से अगरतला पहुंचा। टीएमसी नेताओं ने इसे भाजपा की हिंसा की संस्कृति करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायुसेना के स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उत्तर गुजरात, परंपरा और प्रगति का संगम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के विकसित गुजरात एट 2047 के मिशन को गति देने के लिए उत्तर गुजरात की धरती को ज्यादा उन्नत बनाने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को मेहसाणा में आयोजित की जा रही हैं वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। ये कॉन्फ्रेंसेस अपने साथ लेकर आएंगी कृषि और डेयरी उद्योग के लिए नई तकनीक, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, युवाओं के लिए स्टार्टअप के अनेक अवसर, यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। उत्तर गुजरात की क्षमता को वैश्विक संभावनाओं के साथ जोड़ने का अवसर, मतलब कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और अगली खबर का रुख करने से पहले आइए आपके सामने दिखा देते हैं कि अभी तक हमने न्यूज नाइट में आपको कौन कौन सी बड़ी खबरें दिखा दी हैं। तो अभी तक हमने आपको दिखाया मुंबई को एयरपोर्ट मेट्रो की सौगात, एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक इवेंट जिसके बारे में विस्तार से हमने जानकारी दी, और बिहार में सीटों पर मंथन जारी जिस पर हमने की चर्चा भी। और अब बात भारतीय वायुसेना दिवस की। भारतीय वायुसेना ने अपने 93वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एक भव्य समारोह आयोजित किया और इस साल तीनों सेनाओं ने पहली बार एक साथ परेड में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में 93 वायुवीरों को सम्मानित भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पूरे दमखम के साथ कदम ताल करते ये हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज।
हिंडन एयरबेस पर 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया। आज ही के दिन साल 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासन के अधीन सहायक वायुसेना के रूप में हुई थी। हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड और हेरिटेज फ्लाइट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हावर्ड और टाइगर मॉथ ने रोंगटे खड़े करने वाले रोमांचक करतब दिखाकर पूरे माहौल को जोशीला बना दिया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रयास की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना की प्रमुख युद्धों में निर्णायक भूमिका रही है। सन 1947 और 48 में भारत पाक युद्ध हुआ। ये वायुसेना का पहला हवाई युद्ध मिशन था। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण में भी वायुसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसे ऑपरेशन विजय का भी नाम दिया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के जवानों ने सटीक हवाई हमलों के साथ स्थिति को भारत के पक्ष में मोड़ने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वहीं फरवरी 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। वहीं आपको प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन विजय गोवा मुक्ति 1961, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1984, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव 1988, ऑपरेशन पुमलाई श्रीलंका 1987, ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल 1999। वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने 97 वायुवीरों और 6 यूनिट्स को सम्मानित किया। इनमें से 2 मरणोपरांत हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ थल सेना और नौसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू जहाजों और एयर मिसाइलों को भी प्रदर्शित किया गया। भारतीय वायुसेना निरंतर अपने अंदर बदलाव कर रही है, क्योंकि बदलाव ही आज की ज़रूरत है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और ये है आत्मनिर्भरता का एक नायाब नमूना। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ हिंडन एयरबेस से मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़। फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करके महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया,
अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और न्यूज नाइट में अब दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने रखते हैं तेज रफ्तार में। आप देखिए ये खबरें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत आज विश्व के समक्ष विश्वास और भरोसे का प्रतीक बन चुका है। साथ ही इस फेस्ट में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन वित्त मंत्री अयोध्या के बृहस्पति कुंड पहुंची। वित्त मंत्री ने बृहस्पति कुंड में भारत के 3 प्रमुख संतज्ञों संत त्यागराज, स्वामी गल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का अनावरण किया। 2025 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल ये पुरस्कार जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर एम यागी को दिया गया है। ये सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समावेशी सामाजिक विकास में AI की भूमिका पर एक रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय कौशल एवं उद्यमता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट में मिशन डिजिटल श्रम सेतु के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर के संविधान सदन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण देश के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत केरल और तमिलनाडु में 17 जगहों पर छापेमारी की। ये छापा ED के कोची परिक्षेत्र कार्यालय ने की है। ED ने यह कार्रवाई उच्च श्रेणी की लग्जरी कारों की कथित तस्करी और अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में की है। नई दिल्ली में फिक्की हील फ्लैगशिप हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। 8 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के हेल्थ केयर सेक्टर के दिग्गज और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के इस गोदावरी जिले में भीषण आग की दुर्घटना में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा रायवरम मंडल के कोमारी पलेम गांव में स्थित लक्ष्मी गणपति फायरवर्क्स यूनिट में हुआ।